मशीन की खटखट लगातार मेरी नींद खराब कर रही थी। मैं भी चारपाई पर इधर उधर करवटें बदल रही थी तो कभी कानों पर तकिया लगा रही थी, मगर सिलाई मशीन की शोर की आवाज़ ने मुझे किसी भी पल चैन नहीं लेने दिया। ऊपर से सूरज ठीक सर पर आ खड़ा हुआ था और उसके बढ़ती हुई गर्मी माहौल को उमस बना रही थी। धीरे धीरे नींद मेरी आंखों से दूर भागती जा रही थी और मैं मंदी मंदी आंखें खोलकर आसपास नजर दौड़ाने लगी। रोज की तरह मेरी माँ तख्त पर बैठी सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी। कमजोर निगाहों का मोटा सा चश्मा आंखों पर टिका हुआ था, जो बार बार फिसल कर नाक पर आ टिकता था, और निगाहें मशीन पर जमी हुई थी। यह सब हमारे घर के रोज का रूटीन था। मेरी माँ सुबह सवेरे ही सिलाई मशीन लेकर बैठ जाती थी। फिर मेरी माँ होती थी और उनकी सिलाई मशीन होती थी। सिलाई मशीन बहुत पुरानी हो चुकी थी, तो उसकी खटपट की आवाज़ पूरे घर में गूंजा करती थी और रोजाना ही ये आवाज़ मेरी नींद तोड़ दिया करती थी। कभी कभी तो मैं इस आवाज़ से बहुत तंग आ जाया करती थी, और जब भी माँ को मना करती कि वह सिलाई मशीन सुबह सुबह ही लेकर ना बैठा करे, तो मेरी माँ मुझे बेभाव की सुनाया करती थी। इतनी बुरी बातें सुनाया करती थी कि मेरे कानों में से धुआं निकलना शुरू हो जाया करता था। इसलिए मैंने अब कुछ भी कहना छोड़ दिया था और कानों पर तकिया कर सोने की कोशिश करती रही थी। मैं जब भी माँ की सिलाई मशीन को भला बुरा कहती तो मेरी माँ मुझ पर चढ़ दौड़ती थी, क्योंकि अक्सर सिलाई मशीन को मैं कुछ ज़्यादा ही भला बुरा कह दिया करती थी और यह बात मेरी माँ को बहुत बुरी लगती थी। हमारे घर का चूल्हा ही सिलाई मशीन की वजह से ही चल रहा था। अगर ये ना होती तो हम लोग तो भूखे ही मर जाते और किसी को खबर भी नहीं होती, क्योंकि हम लोग बेहद गरीब थे। इसलिए कोई भी रिश्तेदार हम लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। ले देकर मेरी माँ की सिर्फ एक ही बहन थी, जो अक्सर हमारे हालचाल पूछने हमारे घर आ जाया करती थी, मगर उनका हमारे घर ज़्यादा आना जाना भी उनके पति को पसंद नहीं था। इसलिए अक्सर अपने पति से छुपकर हमारे घर आती थी। मेरी मासी मेरी माँ की छोटी बहन थी, तो मुझे और माँ से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जब भी अक्सर हमारे घर आती तो वो यही बात करती कि उनके माँ बाप यानी मेरे नाना नानी के मरने के बाद मेरी माँ ने ही उन्हें औलाद की तरह पाला था और उनकी शादी भी माँ ने ही करवाई थी। एक तरह से वो मेरी माँ को अपनी बहन नहीं, अपनी माँ ज़्यादा मानती थी। तभी तो मेरे पापा के मरने के बाद उन्होंने बाकी रिश्तेदारों की तरह हमसे मुंह नहीं मोड़ा था, बल्कि लगातार हमारी खैर खबर लेती रहती थी और जितना उनसे बन पड़ता था हमारी मदद भी कर दिया करती थी। मगर माँ बहुत खुददार थी, वो उनसे कभी भी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं लेती थी, और यही वजह थी कि उन्होंने पापा के मरने के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए सिलाई मशीन संभाली थी। अब वह मोहल्ले भर की तमाम औरतों के कपड़े सिलाई किया करती थी। इसी तरह खींचतान कर हमारा गुजारा हो ही जाता था और हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ते थे। मासी मेरी माँ की मदद इस तरह से कर दिया करती थी कि वह माँ को अपने मोहल्ले से भी औरतों के कपड़े सिलाई करवाने के लिए ले आती थी। इस तरह से माँ के पास काम और ज़्यादा आ जाता था और कुछ पैसे और बढ़ जाते थे। जब मेरे पापा जिंदा थे तब हमारे हालात इतने बुरे नहीं थे। पापा कहीं से भी कमा कर ले आते थे और घर का चूल्हा जल जाया करता था। मगर फिर पापा को एक लाइलाज बीमारी ने आ घेरा, जिसने देखते ही देखते पापा को दीमक की तरह चाट लिया था। पापा दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे और सेहत गिरते ही जा रही थी। पहले जो कभी उनकी सेहत बहुत अच्छी हुआ करती थी, अब कुछ ही महीनों में वो हड्डियों का ढांचा बन गए थे। माँ उनकी हालत देख देख कर अंदर ही अंदर दुख से तड़पती रहती थी, मगर पापा ने फिर भी इस हालात में भी कमाना नहीं छोड़ा था। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे। धीरे धीरे पापा की तबीयत जब ज़्यादा ही खराब हो गई तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई। अब वो बिस्तर से उठने के लायक भी नहीं रहे थे। मैं और माँ उनकी ये हालत देखकर चुप चुप कर रोया करते थे। जिस कदर पापा तकलीफ में इस दुनिया से गए थे, हम उनके लिए बस भगवान से प्रार्थना ही कर सकते थे कि ये भगवान अब उनकी मौत आसान हो जाए, क्योंकि उनकी हालत देख देख कर हमारा दिल बहुत तड़पता था। और फिर एक दिन जिंदगी ने पापा से मुंह मोड़ लिया और मौत पापा पर मेहरबान हो गई। वो दिन हमारे लिए कयामत का दिन था। हमारा एकलौता सहारा इस दुनिया से चला गया था। पापा के जाने के बाद मैं और माँ बिल्कुल ही खाली हाथ रह गए थे।
घर में भी जमा पूंजी थी, वो सब पापा की दवाइयों में लग चुकी थी। अब हमारे पास घर में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ऐसे में मेरी मासी ने ही हमारी बहुत मदद की थी। उन्होंने अपने घर से ही सिलाई मशीन लाकर मेरी माँ को दे दी थी, ताकि इस तरह हमारे घर का चूल्हा जलता रहे। एक यह भी वजह थी कि हम लोग मासी की बहुत कद्र करते थे, क्योंकि एक वही हमारी इकलौती रिश्तेदार थी जो बुरे समय में हमारे काम आई थी, वरना सारे अपनों ने हम लोगों से मुंह मोड़ लिया था। एक दिन मासी खुशी खुशी हमारे घर आई और माँ को बताया कि उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता तलाश किया है। उन्होंने अपने किसी मोहल्ले की सहेली से रिश्ते का चर्चा किया था, तो उनकी उसी सहेली ने मेरी मासी को एक रिश्ता बताया था। जब मासी ने ये रिश्ते के बारे में सुना तो उन्हें यह रिश्ता ठीक लगा और वो माँ से बात करने चली आई। मेरी माँ तो पहले से ही इस इंतजार में बैठी थी कि कहीं से कोई अच्छा रिश्ता आए और वो मेरा बोझ अपने सर से उतार दे, क्योंकि जब से पापा दुनिया से गए थे मेरी माँ बहुत कमज़ोर होकर रह गई थी। वो चाहती थी कि उनकी ज़िंदगी में ही मेरी शादी हो जाए और मैं अपने घर ही की हो जाऊँ, ताकि वह सुकून से मर सके। मरने के बाद उनके दिल पर कोई बोझ ना रहे। जिस तरह से पापा मेरी शादी का बोझ लिए दुनिया से चले गए थे, वो आखिरी समय में वह माँ को यही कहते रहे कि काश मेरी आंखों के सामने रानी अपने घर की हो जाती, तो मैं सुकून से मर सकता और मेरे दिल पर कोई बोझ न रहता। और अब जब मासी ये रिश्ता लेकर आई तो माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ दिन बाद मासी के साथ लड़के वाले मुझे देखने आए थे। लड़के वालों ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था। माँ ने कोई लगी लिपटी रखे बगैर उन्हें अपने घर के हालात बता दिए थे कि हम लोग ज़्यादा दहेज नहीं दे सकते। मेरे पति के मरने के बाद घर से सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है। अब जो भी मैं कमाती हूँ उसी से मैं अपने घर का गुजारा करती हूँ। माँ की बात सुनते ही रिश्तों वालों के माथे पर बल पड़ गए थे। उनके बदलते हुए हाव भाव देखकर माँ ने उनसे कहा कि वह फिर भी अपनी हैसियत से बढ़कर ही दहेज का इंतजाम जरूर करेंगी। इस बात पर वो लोग थोड़ा खुश हो गए थे। इस तरह से मेरा रिश्ता तय हो गया और कुछ महीनों बाद शादी की तारीख रख दी गई। यह समय भी मेरी माँ ने उनसे बहुत मुश्किलों से लिया था, वरना वो लोग तो 1 महीने में ही शादी की तारीख मांग रहे थे। इतने जल्दी शादी करने के लिए मेरी माँ के पास कोई भी सामान मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने उनसे कुछ महीनों का समय मांगा था। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे और शादी के दिन करीब आते जा रहे थे। मेरी शादी के लिए पैसों का इंतजाम कहीं से भी नहीं हो पा रहा था। माँ ने मेरे मामा से शादी में मदद करने की विनती की, मगर उन्होंने साफ हरी झंडी दिखा दी कि वह ऐसी कोई भी उम्मीद मुझसे ना रखे। मेरे घर के हालात बहुत खराब है, जबकि सभी जानते थे कि मामा अच्छा कमाते खाते हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो चाहते तो मेरी शादी का पूरा खर्चा भी उठा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मामा की तरफ से मायूस होकर माँ ने मेरे बड़े ताऊ से हाथ फैलाए थे, मगर ताई जी ने मेरी माँ को बहुत ही जलील किया था कि जब हाथ में पैसे नहीं थे तो बेटी की शादी करने की क्या ज़रूरत थी। मेरी माँ हर तरफ से मायूस हुई थी कि ऐसे में मेरी मासी ही आगे बढ़ी और उन्होंने मेरी शादी के लिए अपने कान की बालियाँ बेच दी और कुछ उनके पास उनकी जमा पूंजी रखी हुई थी वो भी मेरी माँ को दे दी, वह भी अपने पति से छुपकर, वरना उनके पति उन्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देते। इस बात ने हमें उनके एहसानों तले दबा दिया था। मेरी माँ तो मासी के सामने निगाहें नीचे किए बैठी रही। इस तरह से कुछ तो मेरी शादी का इंतजाम हो गया था। अभी शादी में 1 हफ्ता बचा था, इतने में लड़के की बहन हमारे घर आई और उसने हमारे सामने यह डिमांड रखी कि उन्हें दहेज में मोटरसाइकिल चाहिए। उनकी यह बात सुनकर मेरी माँ को धक्का सा लग गया था। मेरी मासी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उन लोगों से इस बात की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी कि वहाँ से कोई ऐसी बात भी सामने आएगी। पहले ही मेरी दहेज के कुछ चीज़ों का और बारात के खाने का इंतजाम इतने मुश्किल से हुआ था, और अब मेरी माँ दहेज में मोटरसाइकिल कैसे दे सकती थी? यह तो बिल्कुल ही नामुमकिन बात थी। माँ ने उन लोगों को हमारे घर के हालात पहले ही बता रखे थे। अब ऐसे में उनकी तरफ से ये सारी बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। माँ ने उसी समय उनसे माफ़ी मांगी कि
हम लोग मोटरसाइकिल नहीं दे सकते। इसी बात को उन लोगों ने अपनी आन का मसला बना लिया और बारात लाने के लिए साफ इनकार कर दिया कि अगर तुम लोग दहेज में मोटरसाइकिल नहीं दोगे तो हम लोग बारात नहीं लाएंगे। मेरी माँ और मासी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो लोग अपनी जीत पर अड़े रहे और इस तरह मेरी शादी होते होते रह गई, क्योंकि उन लोगों ने मोटरसाइकिल के बगैर शादी करने से साफ मना कर दिया था। इस बात का सदमा मेरी माँ ने इस कदर दिल से लगा लिया कि वह बिस्तर से लग गई। मैं दिन रात उन्हें देख देख कर रोती रहती थी, क्योंकि एक वही तो मेरा सहारा थी। पापा के बाद जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी, मगर मेरी माँ ने फिर भी मुझे पापा की कमी महसूस न होने दी थी। और अब जब मेरी माँ की चारपाई से लग गई थी तो एक बार फिर पापा के जाने का मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया। एक रात मेरी माँ सोई तो वह सोती ही रह गई, वो फिर उठ ना सकी। मैं सुबह सुबह जब माँ को उठाना चाही तो उनका हाथ एक तरफ को लुढ़क गया। मैं एकदम से धक से रह गई थी। मैंने फिर से माँ को हिलाया तो माँ बिल्कुल शांत पड़ी थी। मैं भागकर बराबर वाली पड़ोसन के यहाँ गई और उन्हें घर बुला लाई। वो घर आई और माँ को देखा तो खामोशी से मुझे गले लगा लिया और मेरी मासी को एक बच्चे को बुलाने के लिए भेज दिया। एक बार फिर एक और कयामत मेरे ऊपर टूट पड़ी थी। मेरे माँ बाप दोनों ही मुझे छोड़कर जा चुके थे। मेरा घर बिल्कुल ही खाली हो गया था। मैं खाली खाली नज़रों से सारा दिन घर की छत को देखती रहती। मैं माँ के मरने का जिम्मेदार खुद को ठहरा रही थी। मेरी शादी के टूटने का सदमा माँ ने इस कदर दिल पर लगा लिया था कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। मैं जानती थी माँ मेरे लिए किस कदर परेशान रहती थी। जाने वो मुझे छोड़कर कैसे गई होगी। जब मौत उनके सामने आई होगी तो उन्होंने हाथ जोड़े होंगे कि ये मौत मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दे। लेकिन मौत कब किसी की सुनती है। और ये सारी बातें मुझे बहुत परेशान करती थी। माँ की याद मुझे किसी पर चैन नहीं लेने दे रही थी। अब सुबह सुबह मेरे कानों में जई मशीन की खटखट की आवाज़ भी नहीं आती थी। मैं सारा सारा दिन घर में इधर उधर बौखलाई सी फिरा करती थी। माँ को मरे आज तीसरा दिन था। मौसी मेरे साथ ही रुकी हुई थी। अब घर में तमाम मेहमान धीरे धीरे चले गए थे, मगर किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि जवान लड़की घर में अकेली कैसे रहेंगी। इन हालातों में भी मासी ही सामने आई और मुझे अपने साथ अपने घर ले आई। मासी के एक और एहसान तले मैं दब चुकी थी। हम लोगों पर मासी ने जितने भी एहसान किए थे, उन एहसानों का बदला मैं मरने के बाद भी नहीं चुका सकती थी। जाहिर है इस घर में मैं अकेली नहीं रह सकती थी। मुझे किसी न किसी का तो सहारा चाहिए था। ऐसे में मैं मासी का सहारा मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं चुपचाप मासी के साथ उनके घर चली आई। मौसी का घर हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। जब मैं मासी के साथ उनके घर में दाखिल हुई तो सामने ही मेरे मौसा जी बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उनके माथे पर बल पड़ गए, मगर उन्होंने मुँह से कुछ ना कहा। मासी के घर में दो ही कमरे थे। एक कमरे में मौसी और मौसा जी रहते थे, तो मासी के दूसरे कमरे में मेरा सामान रखवा दिया गया था। मेरे सामान ही क्या था, बस कुछ जोड़ी कपड़े थे पहनने के लिए। इसके अलावा मेरे पास कोई भी सामान नहीं था। मैं कमरे में आ गई तो मासी भी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मासी के कमरे से उनके लड़ने की आवाज़ें आ रही थी। मासी अपने पति से कह रही थी कि अनाथ समझकर ही रानी को इस घर में रहने दे। भगवान आपको इसके बदले कोई अच्छा फल जरूर देगा। मगर उनके पति किसी भी सूरत पे राजी नहीं हो रहे थे। कुछ देर तक उनके लड़ने की आवाज़ें आती रही और मैं दूसरे कमरे में परेशान बैठी रही। अगर मैं यहाँ से भी निकाल दी गई तो मैं कहाँ जाऊँगी। मेरे पास तो घर के अलावा कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं था। कुछ देर बाद मौसा जी घर से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने मासी से पूछा, क्या उन्हें मेरा इस घर में आना पसंद नहीं आया? तो मौसी ने निगाहें चुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है रानी, वो हम लोग किसी और बात पर लड़ रहे थे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम इसी घर में रहोगी। यह सुनकर मुझे थोड़ा सुकून हुआ था। दिन ऐसे ही धीरे धीरे गुजरते जा रहे थे। अब मैं मासी के साथ उनके घर में रहने लगी थी। उस दिन के बाद से मौसा जी को दोबारा मासी से कुछ कहते नहीं सुना था। उनका व्यवहार भी मेरे साथ ठीक हो गया था। वो मुझे घर से निकालने के लिए नहीं कहते थे। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मैं जो अपने घर में कोई काम भी नहीं करती थी, मासी के पूरे घर की जिम्मेदारी अब मैंने ही संभाली थी। हालांकि मासी मुझे काम करने से मना करती थी और फिर भी मैं काम में लगी रहती थी,
क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी के घर में रहकर आराम से बैठकर खाऊं, इसलिए मैं दिन भर काम करती रहती थी। एक रात मैं सो रही थी जब मुझे मासी और मौसा जी के कमरे से लड़ने की आवाज़ें आने लगी। मैंने उन आवाज़ों पर गौर किया तो मुझे उनकी लड़ाई के बीच अपना नाम सुनाई दिया। मैं एकदम से परेशान हो गई थी कि कहीं मौसा जी मुझे इस घर से निकालने का तो नहीं कह रहे होंगे। मगर फिर कुछ देर बाद सारी आवाज़ें आना बंद हो गई। मगर फिर उसके बाद मुझे नींद ना आई। बेघर होने का डर मेरे दिमाग में पंजे गाड़े बैठा था। पूरी रात मैंने जागते हुए आंखों में ही काट दी थी। मुझे एक पल के लिए भी नींद ना आई थी। सुबह उठते ही मैंने मासी से रात के बारे में पूछा तो उन्होंने बात को गोल घुमा दी और अपने उस लड़ाई के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। मगर मुझे मासी कुछ परेशान सी दिखाई दे रही थी और उनसे बात करने के लिए मैं उन्हें आवाज़ देती, मगर उन्हें मेरी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती थी। मुझे वह किसी और ही दुनिया में खोई हुई नज़र आती थी। और अब ये हर दूसरे तीसरे दिन का रूटीन हो गया था कि मासी और मौसा जी के लड़ने की आवाज़ें आती और साथ में मुझे मेरा नाम भी सुनाई देता। मगर वो किस बात पर लड़ते थे इस बात की समझ मुझे न लगती थी। मासी उन दिनों बेहद परेशान रहने लगी थी। उन्हीं दिन एक रिश्ते वालों से कहकर उन्होंने मेरे लिए रिश्ते की तलाश भी शुरू कर दी थी। मगर कोई भी एक अनाथ लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था और ऊपर से मेरी शादी भी टूट गई थी। इस बात ने भी मेरे दामन पर दाग लगा दिया था। अब जो भी रिश्ता पहले वो यही बात सुनकर भाग जाता था कि शादी से एक हफ्ते पहले ही मेरी शादी टूट चुकी थी। इस बात ने मुझे कहीं का ना छोड़ा था। मासी पहले ही दमे की मरीज थी और अब तो उन्हें खांसी भी रहने लगी थी। मैंने मासी को आराम करवाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। मैं उनका बहुत ख्याल भी रखती थी। मैं नहीं चाहती थी कि जिस तरह से माँ बाप मुझे छोड़ गए हैं मेरी मासी भी मुझे छोड़कर चली जाए। माँ के मरने के बाद मौसी ने मुझे माँ की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दी थी। वो मेरा एक माँ की तरह ही ख्याल रखती थी और मुझे अपनी औलाद की तरह जानती थी। मासी की अपनी कोई औलाद नहीं थी। बचपन से ही मासी मुझे अपनी बेटी की तरह मोहब्बत करती थी और मैं भी तो उन्हें अपनी माँ की जगह समझती थी। मगर समय को ना जाने क्या मंजूर था, मौसी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। अब मौसी को खोने का दुख मैं झेल नहीं सकती थी। मासी हर समय बीमार रहने लगी थी और वह हर समय यही कहती कि मेरे मरने के बाद यहाँ से भाग जाना, इस घर में मत रहना। मुझे मासी की यह बात बहुत अजीब लगती थी, मगर उनकी खराब तबीयत को देखते हुए मैं उनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती थी और खामोशी से उनकी बात पर सर हिला दिया करती थी। हालांकि मौसा जी का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो गया था, मगर जाने ऐसी कौन सी बात थी जिसे मासी को हर समय डर लगा रहता था। वह जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती थी मगर कुछ कह ना पाती थी। वो बस यही, मरने के बाद इस घर से फौरन चली जाना, हर किस भी यहाँ मत रहना। उस दिन पूरा दिन मासी पलंग पर लेटी खांसती रही। उनका सांस भी रुकता रहा और मैं बेबसी की मूरत बनी मासी को इस हालत में देखती रही। मौसी ने मुझे अपने पास बुलाकर मुझसे एक बार फिर वादा लिया कि मेरे मरने के बाद यहाँ मत रुकना। उनके मुंह से मौत का नाम सुनकर मेरा दिल दहलने लगता था। मैं अब अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर किस्मत पर कब किसका जोर चला है। मैं भी अपनी किस्मत के सामने बिल्कुल ही बेबस थी और मेरी आंखों के सामने मेरी मासी ने दम तोड़ दिया। एक बार फिर एक और कयामत मुझ पर टूटी थी, लेकिन हर बात की तरह मेरी ज़िंदगी रही। मेरे सारे रिश्ते एक एक करके इस दुनिया से चले गए, मगर मैं जिंदा थी। उस समय मैंने भी अपनी मौत की दुआ मांगी थी। मौसी के अंतिम संस्कार के बाद मैं सोच रही थी कि मुझे घर में रहना चाहिए या नहीं, मगर मैं कोई भी फैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इस घर से निकल जाऊँ तो कहाँ जाऊँगी? इस भरी दुनिया में तो मेरा कोई भी नहीं था। मामा चंद पलों के लिए मौसी के अंतिम संस्कार में आए थे और मुझसे बात किए बगैर ही चले गए थे। उन्होंने यहाँ तक नहीं पूछा कि तुम इस घर में अब कैसे रहोगी। मेरी मासी की अर्थी सामने रखी थी और औरतें बातें कर रही थी कि एक हफ्ता पहले शादी टूट गई, जरूर लड़की में कोई कमी रही होगी जो यह एक हफ्ता पहले लड़के वालों ने बारात लाने से मना कर दिया। और तो माँ बाप भी मर गए हैं, अब अपनी मासी को भी खा गई। यह लड़की तो बड़ी ही मनुष्य है, जिस घर में भी जाएंगी वह मनुष्यत ही फैलाएंगी। इन औरतों की ये बातें सुनकर मेरा दिल छल्ली हो गया था। वो औरतें अपनी जबान से किसी को भी जान से मारने का हुनर रखती थी,
मैं खामोश बैठी उन औरतों की बातें सुन रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। रात गहरी होती जा रही थी। घर में से तमाम मेहमान धीरे धीरे जा चुके थे। मूसा जी अभी तक घर नहीं आए थे। मुझे उनके घर आने से पहले पहले इस घर से निकलने का फैसला करना था और फिर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं मासी की बात जरूर मानूंगी और यह घर छोड़कर कहीं भी चली जाऊंगी। आखिर मौसी ने इतनी बड़ी बात कही थी तो कुछ सोचकर ही कही होगी, वरना तो वो मुझे माँ से बढ़कर भी चाहती थी। क्यों बिना किसी वजह के मुझे अपनी मौत के बाद ये बेघर कर सकती थी। मैंने एक बैग में अपने कुछ कपड़े रखे और कुछ पैसे जो मरने से कुछ दिन पहले मौसी ने मुझे दिए थे वो भी अपने बैग में रखे और अपने आप को चादर में लपेट मैं घर से निकलने लगी। मगर उसी समय मौसा जी घर में दाखिल हुए और मुझे यूं घर से निकलता देखकर वह रुक गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि रात के समय तुम कहाँ जा रही हो? तो मेरी जबान में जैसे ताले से चिपक गए थे। उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा बैग देखकर समझ गए कि मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। वो एकदम ही गुस्से में आ गए और मुझसे चिल्लाकर पूछने लगे कि तुम कहाँ जा रही थी और क्यों जा रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि मौसी ने मुझसे कहा था कि मेरे मरने के बाद ये घर छोड़ देना और कहीं चले जाना और इसी वजह से मैं ये घर छोड़कर जा रही थी। यह सुनकर मौसा जी के माथे पर बल पड़ गए थे। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि बीमारी की वजह से तुम्हारी मौसी का दिमाग खराब हो गया था, वरना वो तुम्हें ऐसे घर से जाने के लिए क्यों कहती, जबकि उन्हें पता था कि तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे उनकी बातें दिल पर लगी और मैंने सोचा कि शायद मूसा जी सही कह रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि जाकर अपना सामान अंदर रख दो, मैं कुछ देर में वापस आ रहा हूँ। वह घर से बाहर चले गए और कुछ देर में आने का कहकर जब वो घर से निकले तो मुझे बाहर से कुंडी लगाने की आवाज़ आई, मगर मैंने इस बात को अपना वहम समझा और दोबारा अपने कमरे में चले गई। अभी मुझे कमरे में आए कुछ ही देर गुजरे थी कि मौसा जी दोबारा घर में वापस आ गए। मैं कमरे में बैठी मासी को याद कर रही थी तो मुझे बाहर से कुछ आदमियों की बातें करने की आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा कुछ लोग मासी की मातम पुरसी के लिए आए होंगे, इसी वजह से मैं अंदर ही बैठी रही। कुछ देर बाद मौसा जी कमरे में आए। उन्होंने मुझसे मेहमानों के लिए चाय बनाने को कहा। मैं खामोशी से उठकर चाय बनाने किचन में चली गई और जब चाय लेकर मेहमानों के सामने गई तो वहाँ दो आदमी बैठे हुए थे। मैंने उन लोगों के सामने चाय ले जाकर रखी तो उन आदमियों ने गहरी नज़रों से मुझे देखा। मुझे उनकी नज़रों से उलझन होने लगी और मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो उनमें से एक आदमी मेरे मौसा जी से कहा कि अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत है और कम उम्र की है, तुम इस लड़की के बहुत कम पैसे ले रहे हो। मैं यह बात सुनकर सहम कर रह गई थी और अविश्वास से अपने मौसा जी की तरफ देखने लगी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था कि मैं ये क्या सुन रही हूँ। मौसा जी ने मुझे जब वहाँ खड़े देखा तो मुझसे कहा, जाओ जल्दी से अपना बैग लेकर आओ। वो इस तरह से बात कर रहे थे जैसे कोई मामूली सी बात हो और अब मुझे सारी हरकत समझ में आ गई थी कि क्यों मेरी मासी कहती रही कि मेरे मरने के बाद घर को छोड़ देना और मैं बेवकूफ़ अपने मौसा जी की बातों में आ गई और अब मुझे वो दूसरे आदमियों के साथ बेच रहे थे। मुझे अपने इर्द गिर्द जमीन घूमते हुए महसूस हुई। जब मुझे मौसा जी ने अपनी जगह जमा देखा तो उन आदमियों से कहा कि इसे ले जा सकते हो। उसमें से एक आदमी ने आगे बढ़ा और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ती मैं जैसे होश की दुनिया में वापस आई थी और चीखते हुए उसकी मजबूत हाथों को पकड़ से अपने आप को निकालने लगी, मगर उस आदमी की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसका मुकाबला मुझ जैसी कमज़ोर सी लड़की कहाँ कर सकती थी। तभी मैंने चीखना चिल्लाना बंद करके अपने मौसा जी से कहा कि मुझ पर यह जुल्म ना करे, मुझ पर दया करे, मगर उन पर मेरी किसी भी बात का असर न हुआ। वो आदमी मुझे खींचकर अपने साथ वाहन में लेकर आ गया। बाहर आकर उसने मुझे अपनी गाड़ी में डाला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इतने में अंदर से दूसरा आदमी बाहर आ गया और वो भी गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर बाद गाड़ी चलने लगी और मैं गाड़ी में बैठी काँप रही थी। मैं उन आदमियों के हाथ जोड़ रही थी कि मुझे जाने दे, मगर वो मेरी तरफ बिल्कुल बेपरवाह से बैठे हुए थे। कुछ देर बाद गाड़ी झटके से रुक गई। बातों से अंदाजा हुआ कि उनकी गाड़ी का टायर फट गया है। दोनों आदमी उतरकर अपनी गाड़ी को देखने लगे। जैसे ही उनकी आँख घूमी तो मैं मौका गनीमत जानते हुए गाड़ी से उतरकर सड़क पर अंधाधुंध भागने लगी। सड़क के दोनों तरफ रोशनी लगी हुई थी और गाड़ियाँ तेजी से आ जा रही थी।
उन आदमियों ने जब मुझे भागते देखा तो मेरा पीछा करने की कोशिश की, मगर मैं जितनी तेज़ी से भाग सकती थी मैं भाग रही थी और तभी सामने से आती गाड़ी से टकरा गई और उछलकर दूर जा गिरी। वह गाड़ी वाला जब उसने मुझे देखा तो अपनी गाड़ी रोक ली और वो आदमी जो मेरा पीछा कर रहे थे वो मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट देखकर अपनी जगह रुक गए और फिर मुझे मरने के लिए छोड़कर फरार हो गए। उस गाड़ी वाले ने मुझे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। जब मैं होश में आई और खुद को अस्पताल में पाया तो भगवान का धन्यवाद किया कि मैं उन आदमियों से बच गई हूँ, वरना जाने वो मेरा क्या हाल करते। कुछ देर बाद एक आदमी अंदर आया और उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। वह 60-65 साल का आदमी था। कहने लगा कि मेरी गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तभी मैं तुम्हें उठाकर अस्पताल ले आया हूँ। उसने मुझसे मेरे घर का पता पूछा तो मैं रोने लगी क्योंकि मेरे पास तो कोई घर ही नहीं था। मैंने उस आदमी को सारी सच्चाई बता दी और उससे विनती की कि मुझे कहीं भी किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आओ क्योंकि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने अपनी पत्नी को फ़ोन करके मेरे बारे में सारी बात बताई और अपनी पत्नी से मेरी बात भी करवाई। फिर अपनी पत्नी की अनुमति से वो मुझे अपने घर ले गया। उस आदमी की पत्नी बहुत ही अच्छी औरत थी। उसने मुझे अपने घर में जगह दी। मैं कुछ साल तक उन अच्छे लोगों के पास रही। फिर उन लोगों ने एक अच्छी जगह मेरा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी। शादी से पहले मैंने अपने होने वाले पति को अपने बारे में सारी सच्चाई बता दी थी ताकि शादी के बाद कोई परेशानी ना हो। मेरे पति ने मुझे मेरी हकीकत के साथ स्वीकार किया था। आज मैं अपने घर में बहुत ही सुकून की ज़िंदगी गुजर बसर कर रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में मुश्किलों से गुजरने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर दुनिया में बुरे लोग मौजूद हैं तो अच्छे लोग भी मौजूद हैं। पूरी दुनिया एक जैसी नहीं होती। जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जिन लोगों ने मुझे पनाह दी थी बहुत ही अच्छे लोग थे। जो गैर थे वो मेरे रक्षक बने और जो मेरे अपने थे वही मेरे भक्षक बन गए थे। आज मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं है। खुशी खुशी मैं अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। अगर स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए।